So today's paper is the latest one, Feb-March 2023, paper 2. और उसको start करें. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अंडरलाइन ऑल द एसआई बेस यूनिट्स. ठीक है जी. तो इसमें से कौन कौन से हैं एसआई बेस यूनिट? 5 होते हैं. 5 कौन कौन से होते हैं? मीटर होता है, सेकंड होता है, केजी होता है, एम्पेयर होता है, केल्विन होता है. यहाँ पे एम्पेयर नजर आ रहा है आपको, केल्विन नजर आ रहा है. ये नहीं आपने मार्क करना, इसको नहीं करना बिकॉज ये क्वांटिटी है, हमें यूनिट मार्क करना है. ठीक है. अगर बेस क्वांटिटी बोली होती तो ये मार्क हो जाती, ये हो जाता. बाकी ना ये ऐसा ही बेस यूनिट है, ना ये ऐसा ही बेस यूनिट है, और ये तो यूनिट ही नहीं है, तो क्वांटिटी है. ठीक है भाई. चलो आगे चलें. A toy car moves in a horizontal straight line. The displacement s of the car is given by the equation v square over 2a, where a is the acceleration of the car, v is the final velocity state two conditions that must apply to the motion of the car in order for the above equation to be valid. ये आपकी एक अबव एक्सेलरेशन की इक्वेशन से ही ये इक्वेशन डिराइव हुई है. कौन सी वाली? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. लेकिन उससे ये इक्वेशन ऐसे बनी कि जो u है वो 0 है, और फिर आपने s को सब्जेक्ट बना लिया, v स्क्वायर अपॉन 2 है. तो पहली बात तो ये बतानी है कि इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0. उसके अलावा जो 4 इक्वेशंस आपने मोशन की पढ़ी हैं, उसमें सारी इक्वेशंस पे एक बात तो अप्लाई होती है कि जो सारी इक्वेशंस हैं उनमें वो तभी वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन आपकी कैसी हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ये इक्वेशंस एप्लीकेबल ही नहीं होती. सो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म. मतलब आपकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है वो स्टेडीली बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए. इस तरह वेलोसिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, इस तरह या इस तरह नहीं बढ़ सकती या कम हो सकती. चलो. An experiment is performed to determine the acceleration of the car. Following is the data obtained. So ऊपर वाले इक्वेशन से A को डिटरमिन करना चाहते हैं. V और S का डेटा आपको गिवन है, और साथ में उसकी क्या दी हुई है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. सो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे? A को सब्जेक्ट बना लें, v स्क्वायर अपॉन 2s यूज करें. 2.75 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3.89. ये वैल्यूज आप यहाँ पे डालें. कैलकुलेटर में आपके पास क्या आएगा? कैलकुलेटर में आ रहा है 0.9720 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए ये आंसर? डेटा को देखो, डेटा को. डेटा आपका दोनों केसेस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है, तो आप भी अपना आंसर जो है ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दो. ठीक है. क्योंकि आपका दोनों जो डेटा है वो आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है. चले, तो इसको क्या लिख देंगे? 0.972. ठीक है. डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए. अब आपको पता है कि ए के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा इसका क्या रूल है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली इक्वेशन है. इस इक्वेशन में v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस s की परसेंटेज अनसर्टेनिटी लगेगी. लेकिन v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फर्दर 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि v के ऊपर क्या है? स्क्वायर है. क्या ये बात समझ में आती है? और यहाँ पे मजे की बात, ये आसान क्वेश्चन है, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी नहीं है, सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही निकालनी है. और उनको उसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो अलग से अलग पार्ट में निकलवाई है. तो ये पार्ट इसलिए सिर्फ 2 मार्क का, वरना 3 मार्क का होता. तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर दें. v की क्या है? 0.8%, 2 से हो जाएगी. और s क्या है? 0.5%. तो इससे आपके पास आ जाएगी कितनी? 2.1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी ए में. अब वो आपसे कह रहे हैं अगले पार्ट में कि यूज योर आंसर्स टू दिस पार्ट, इन दिस पार्ट टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ ए. तो अब ए के अंदर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल दें.
देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, absolute uncertainty upon the value of a. So if you want to find out the absolute uncertainty, then you need to take the percentage uncertainty, right? And then अच्छा यहाँ पे obviously multiply by 100 भी होता है, यहाँ पे multiply by 100 भी करते हैं, वरना खाली fractional uncertainty आती है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, percentage uncertainty को multiply करेंगे किससे, a से, और 100 से ऑब्वियसली डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज ऑल यू नीड टू डू, सिर्फ रीअरेंज करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी 2.1 अपॉन 100 कर दिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और ए की वैल्यू क्या थी 0.972। 0.972 आपने ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की 0.02। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है वो कोशिश करके हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में ही देनी चाहिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में देनी चाहिए 0.02। और फिर उसके बाद करते क्या है, अगर वो आपसे बोलें, वैसे तो यहाँ नहीं बोला हुआ कि फाइनल आंसर को स्टेट करें इस तरह, ए के फाइनल आंसर को इस तरह स्टेट करें, तो इसका तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालते हो। मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, उसको गौर से सुनना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक ही दफा बोलूंगा, बहुत सुकून से सुनना। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो वैसे आती है 2.1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0.972 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही थी 0.0204, इस तरह आ रही थी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये ए के अंदर, ठीक है। अब करना ये होता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होता है। ये तब के लिए बता रहा हूं अगर वो कहें कि अपना आंसर इस फॉर्म में लिखो, जब जगह दी हुई होती है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगी, 0.02 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि देखना है इसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2, इट इज रिटन टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। तो क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेसेस में है, तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस में ही लिखो। इसका मतलब है कि 0.972 जो है उसको सही में लिखने का जो तरीका है वो ये है कि इसको 0.97 ही लिखना चाहिए एंड पे। सो दिस इज लाइक द परफेक्ट वे टू डिसाइड हाउ मेनी significant figures or how many decimal places should your answer and the absolute uncertainty have, ठीक है। सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देते हैं और उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लेते हैं। पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्योंकि सेकंड डेसिमल प्लेस तक है तो इसको भी सेकंड डेसिमल प्लेस तक लिखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। मोटर है, uses a wire to raise a block. Okay, so wire is raising a block. The base of the block takes a time of 0.49 seconds to move vertically upwards from x to y, ठीक है, at a constant speed of 0.64। constant speed वाली जो बात है वो इंपॉर्टेंट है और इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया, सिर्फ वैल्यू नहीं इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग दिस टाइम वायर हैज अ स्ट्रेन ऑफ 0.0012। स्ट्रेन क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में आपको चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ बताया हुआ होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बताया हुआ होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायर जो है वो बताया हुआ कि उसका यंग मॉड्यूलस क्या है, ये है, और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ब्लॉक का वेट बता दिया है, ऊपर डायग्राम पे भी लिख दिया हुआ है, जिसका पता लग जाएगा कि वायर पर डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यस, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है एफ एल ओवर ए ई, या फिर आप यंग्स मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो देख लेते हैं। यंग मॉड्यूलस का हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये भी यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट एफ एल ओवर ए ई भी यूज कर सकते हैं, एफ एल ओवर ए एक्स, एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। अगर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम ये आता है, अच्छा ये फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से ही डिराइव हुआ होता है ऑब्वियसली, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की फर्दर हम क्वांटिटीज डाल देते हैं, फोर्स ओवर एरिया और क्या कहते हैं एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, तो उससे फॉर्मूला रीअरेंज होके ही आ जाता है। मसला ये है कि मुझे ये तो पता है, आई नो दिस, आई डोंट नो दिस, एंड आई डोंट नो दिस, एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। तो दो अननोन्स हैं, ये मुझे पता है, यंग मॉड्यूलस पता है, सिर्फ फोर्स पता है, ये नहीं पता और ये नहीं पता, अब मैं क्या करूँ। तो बेटर यही है कि आप स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन।
अब यहाँ से पहले आप स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस निकाल लो। स्ट्रेस की वैल्यू कैसे आ जाएगी? यंग मॉडुलस की वैल्यू लिखो 2.2 टाइम्स 10⁴। वैसे तो स्ट्रेस की जगह आप एफ अपॉन ए जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप कर लो। स्ट्रेन की वैल्यू क्या डालोगे? 0.0012। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है? 2.2 टाइम्स 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.0012। क्या आ रही है स्ट्रेस की वैल्यू? स्ट्रेस आ रही है 26.4 पास्कल्स। नाउ स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया। एंड अब आपको एरिया निकालना है और आपको पता होना चाहिए कि मेरी वायर पे फोर्स कितनी लग रही है, राइट? तो स्ट्रेस आपको पता है कि 26.4 है, फोर्स आपको पता है जो वेट हैंग हुआ हुआ वायर से वो है, और एरिया आपको निकालना था। तो एरिया की वैल्यू देखो क्या आती है। सो दिस वुड बी 1.4 टाइम्स 10⁴ डिवाइडेड बाय 26.4, और यह आ जाता है जी 530, विच इज़ अ वेरी वियर्ड आंसर। बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है, अनलेस मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का इतना बड़ा कैसे आ सकता है? डजेंट मेक एनी सेंस। बहुत डाउटफुल लग रहा है। 530 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया होता है, तो पूरे फुटबॉल पिच का जो है वो एरिया आ गया। तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा सा होना चाहिए। लेट मी सी कि अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। लेट्स चेक। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को आपने स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करना था। 2.2 टाइम्स 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 0.0012। ये तो सही आ गया। अच्छा, फोर्स की वैल्यू है 1.4। यार गलती तो मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ पे कोई कर रहा। लेट मी सी क्या वजह है कि हमारा आंसर जो है वो सीधा सीधा नहीं आ रहा। व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम? हम्म सारी वैल्यूज को गौर से देखा जाए, कोई यूनिट तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करने की ज़रूरत। 0.0012 को मल्टीप्लाई किया आपने यंग्स मॉड्यूलस से। यहाँ पे भी मुझे एक बात मैंने लग रही है कि यहाँ पे मैंने गलत पावर ली है। ये है 10⁻11। इससे तो फिर और बड़ा आंसर आना चाहिए। एक मिनट दोबारा से चेक करते हैं। तो एक्चुअल आंसर आ रहा है वैसे 5.3 टाइम्स 10⁻−5, लेकिन दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो हम कर क्या रहे हैं? स्ट्रेस को निकाल रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रेस कैसे आएगा? यंग्स मॉड्यूलस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करके। सो 0.0012 स्ट्रेन है, और इसको मल्टीप्लाई किया यंग्स मॉड्यूलस से 2.2 टाइम्स 10⁻11। ठीक है जी। ये मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ गई स्ट्रेस की। स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 264। एक मिनट, ये आ रही है 2.64। अच्छा, ये 2⁻11 जो है ना, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, ये गलती की थी, इसी वजह से आंसर मेरा बहुत बड़ा आ रहा था। अब सही आंसर आएगा क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू बड़ी होगी तो एरिया छोटा आएगा। सो लेट्स सी ये कितने जीरोज हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टाइम्स 10⁸ यहाँ पे आएगा, राइट? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.64 टाइम्स 10⁸। फोर्स थी 1.4 टाइम्स 10⁴, और नीचे था एरिया। अब जब मैं इसकी वर्किंग करूंगा तो सही आंसर आना चाहिए। तो वो मैंने जब पावर जो है वो उसकी भी 4 देख के वहां भी 4 ही लिख दिया, ये गलती हुई थी। एनीवेज, सो 1.4 डिवाइड टाइम्स 10⁴ डिवाइड बाय आंसर, एंड एरिया इज 5.3 टाइम्स 10⁻−5। बहुत छोटा सा एरिया आना चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अब देखो, मिस्टेक मुझसे हो गई, वो एक अलग बात है। ये बात मैं पहले भी 2 3 दफ़ा पासवर्ड सेशन में बता चुका हूँ। मिस्टेक तो हो जाती है, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। बट आर यू सेंसिबल इनफ टू कैच योर मिस्टेक जस्ट एज यू गिव योर आंसर? अब एरिया की वैल्यू देखते ही मुझे अंदाजा हो गया दिस डजंट सीम राइट। सो वेन एवर यू आर राइटिंग डाउन योर आंसर, एक दफा सोचो कि यार ये कुछ वैल्यू देखने में बहुत अजीब सी तो नहीं लग रही। समझ में आ रही बात? अब वो क्लियरली देखने में लग रही थी। दैट्स वेयर योर जनरल एस्टिमेशन या सिंपल आप दिमाग लगा रहे हो पेपर करते हुए, नहीं अपने सेंसेस में हो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये एरिया इतना बड़ा कैसे आ सकता है। ठीक है। नहीं बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलो आगे चले। आ जाओ। द इंक्रीज इन द
क्या निकालना है? इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम एक्स टू वाई। सो जाहिर सी बात है, ये आप कैसे निकालते हो? जीपीई कैसे निकालते हो बेटा? एमजीएच से निकालते हो। एमजीएच, एमजी आपको पहले से पता है, जो कि ब्लॉक का वेट है 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर 4। और कितनी हाइट उसने गेन की है ये तो आपको नहीं बताया हुआ, लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ है कि कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, और कितने टाइम में जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है। तो स्पीड इनटू टाइम करके, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ। तो हाइट कैसे निकाल रहा हूँ मैं? 0.49 जो टाइम था और स्पीड थी 0.64, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरे पास हाइट आ गई। समझ में आ रही बात? ये पूरी चीज मैंने हाइट यहाँ पे ऐसे निकाली। सो देन व्हाट इज द आंसर? राइट, क्या आ जाएगा? 4390 जूल्स। और इसको हम सही सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दें, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो ये बन जाएगा 4.4 टाइम्स 10 टू द पावर 3 जूल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटर की एफिशिएंसी 56% है। इनपुट पावर निकाल दें एज इट मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद करो क्या होता है। एफिशिएंसी का वैसे सिंबल ये बनाते हैं हम। तो एफिशिएंसी होती है यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। आपको क्या निकालना है? आपको इनपुट निकालना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आप पावर निकाल रहे हैं, आप एनर्जी नहीं निकाल रहे। तो पहले अगर आप ऊपर एनर्जी ही डालते हो, ये बात ध्यान में रखना, अगर आप यहाँ पे एनर्जी ही डालते हो तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी ही मिलेगी। ठीक है, एफिशिएंसी से। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली 0. इसको 56% को 0.56 करके यहाँ लिख सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसको। 0.56 लिख दिया मैंने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद आउटपुट मुझे पता है, यूजफुल आउटपुट क्या है, मोटर का मेन आउटपुट यहाँ पे क्या है, मोटर का काम क्या है, ब्लॉक को रेज करना। तो ब्लॉक ने जो जीपीई गेन किया एक्स से वाई जाते हुए, ये उसका यूजफुल आउटपुट है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 4390.4, उसका नॉन राउंडेड ऑफ वर्जन में यूज कर रहा हूँ। और ये मेरा इनपुट है, लेकिन याद रखो कि ये इनपुट एनर्जी है। तो इनपुट कितना आता है मेरा, यहाँ से निकाल लेते हैं। ये आ रहा है जी 7840 joules. This is not the answer. How will you find out input power? पावर कैसे निकालेंगे बच्चे? इनपुट एनर्जी तो पता चल गई, इनपुट पावर कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ये काम कितनी देर में हुआ था? आपको टाइम पता है? तो 7840 को टाइम से डिवाइड कर देंगे, विच वॉज हाउ मच? 0.49 सेकेंड्स लगे थे उसको एक्स से वाई जाने में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आपने इसको डिवाइड किया और आपके पास क्या आ गया? इनपुट पावर आ जाएगी। तो वॉट्स में आपके पास पावर आ जाएगी 16,000 वॉट्स, या आप 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर 4 वॉट्स भी लिख सकते हो। कह रहे हैं जी बेस ऑफ द ब्लॉक नाउ हैज अ यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 1.3 फ्रॉम y टू z, और वो स्टॉप कर जाता है, इट स्टॉप्स एट z। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सवाल को पूरा गौर से पढ़ा करो, सुकून से। कह रहे हैं जी कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर एज इट मूव्स फ्रॉम y टू z। अब ब्लॉक का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी फोर्सेस का क्वेश्चन है, ऑलवेज स्टार्ट विद अ फ्री बॉडी डायग्राम प्लीज। बगैर डायग्राम बनाए बगैर जो बच्चा क्वेश्चन करता है ना इस तरह के फोर्सेस के, मैं तो यकीन ही नहीं आता कि कैसे कर लिया। या तो बहुत ही जीनियस हो, आपको चीजें विजुअलाइज करना आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। ब्लॉक के ऊपर कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? उसको नीचे तो जाहिर सी बात है उसका वेट है, और ऊपर की तरफ उसको कौन सी फोर्स लिफ्ट कर रही है? टेंशन। और आपसे क्योंकि एक्सेलरेशन स्लैश डिसेलरेशन की बात हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, अनबैलेंस्ड? सर व्हाट इज 4390? बेटा 4390 ये वाला आंसर था इसका। इस आंसर का जो नॉन राउंडेड ऑफ वर्जन था, जीपीई कितनी गेन की थी ब्लॉक ने, वो थी। अभी बेटा मेरी बात सुनो, डिसेलरेशन हो रही है। जब भी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है तो फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होती, नेवर। फोर्सेस बैलेंस्ड कब होती हैं?
फोर्सेस बैलेंस तब होती हैं जब वो x से लेके y तक मूव कर रहा था, बिकॉज इट वाज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। y से लेके z तक वो क्या कर रहा है, डीसेलरेट, और z पे जाकर स्टॉप हो गया। उन्होंने आपको ये बता दिया है, इट हैज अ डीसेलरेशन, और डीसेलरेशन की वैल्यू भी दे दी है आपको। ठीक है, तो जल्दी से आप इस बात को करें कि वेट जो है नीचे कितना लग रहा है, 1.4 टाइम्स 10⁴, और अब ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है। अब क्लियरली टेंशन छोटी होनी चाहिए वेट से, दैट्स व्हाई इट इज डीसेलरेटिंग। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन डीसेलरेट कर रहा है, तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा बड़ी होगी। तो टेंशन जो है वो आपको निकालनी है। अब F इज इक्वल्स टू, F नेट होता है इज इक्वल्स टू MA, राइट। अब इसको करने के दो तरीके हैं, इस इक्वेशन में वैल्यूज डालने के दो तरीके हैं। अगर तो आप अपवर्ड्स को पॉजिटिव कंसिडर करना चाहते हो, अगर तो आप अपवर्ड्स को पॉजिटिव कंसिडर करना चाहते हो, तो यहां पे लिख दो सिंपली T माइनस W। ठीक है, और मास की वैल्यू आप इसका वेट अपॉन G करके डाल दो, क्योंकि अलग से उन्होंने मास नहीं दिया हुआ, लेकिन W को G से डिवाइड कर दोगे तो ये मास आ जाएगा। और जो डीसेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन स्लैश डीसेलरेशन इज अ वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। रिमेंबर द ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स बट इट इज स्लोइंग डाउन, इट इज डीसेलरेटिंग। सो व्हाट डज दैट मीन, इसकी डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए मुझे, इसको क्या अज्यूम करना चाहिए, इज इट अपवर्ड्स और इज इट डाउनवर्ड्स। दोबारा से सोचो, ब्लॉक मूविंग अपवर्ड्स बट स्लोइंग डाउन, डीसेलरेटिंग। सो डीसेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। तो इट शुड बी टेकन एज अ नेगेटिव नंबर और अ पॉजिटिव नंबर, इट शुड बी टेकन एज अ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव में मल्टीप्लाई होगा। सो एक तरीका सवाल को लिखने का ये है जिसमें आप वैल्यूज ऐसे डाल रहे हो कि आप सिर्फ साइंस के ऊपर रिलाई कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर। आई एम टेकिंग अपवर्ड्स एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स एज नेगेटिव, एंड अगेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एज नेगेटिव। सो इससे भी टी का आंसर सी का आएगा। लेकिन दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी है, दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी है, आप जैसे मर्जी आप करो। आप दूसरा तरीका होता है बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, और फिर आपको कुछ नेगेटिव वगैरह के बारे में सोचना नहीं होता। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स, और यहाँ पे मास की वैल्यू वही, और इसके अंदर आपको साइन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के साइन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अब देखने में बहुत छोटी सी बात लग रही है, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे यहाँ साइंस की मिस्टेक करते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस, यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस कि यहाँ पे साइन की गलती आपने नहीं करनी। सो इक्वेशन को केयरफुली फॉर्म करना, ठीक है। या तो अगर आप इसको एज अ पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव ले रहे हो, तो फिर इसको भी नेगेटिव नंबर लेना है। और अगर आप बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स कर रहे हो तो बस यहाँ पे सिंपली फिर पॉजिटिव में ही आ जाएगी। बट जिस तरह भी सॉल्व करो आपका आंसर एक ही आएगा। और वो आंसर क्या आ रहा है टेंशन का, इसको जल्दी से रीअरेंज करके कैलकुलेट करें। टेंशन की वैल्यू आ रही है 1.2 टाइम्स 10⁴। ठीक है जी, देर इज नॉट अ मार्क फॉर इंक्लूडिंग द नेगेटिव साइन, बट ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव साइन नहीं डालोगे जहां रिक्वायर्ड है तो आंसर ही गलत आ जाएगा ना। अगर आप इसको 1.3 लोगे और -1.3 नहीं लोगे तो टी का आंसर यहाँ पे गलत आएगा। आपकी वैल्यू जो है वो जो आनी चाहिए उसके उसके वैल्यू वैसी नहीं आएगी। ठीक है, गलत आंसर आ जाएगा। चलें जी, आगे चलें। द बेस ऑफ द ब्लॉक, the base of the block at levels x, y, z is at time tx, ty, and tz respectively. Sketch a graph to show the variation of distance versus time of the base of the block. Numerical values are not required. So distance time graph बनाना है base of the block का। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पहले डिफॉर्मेशन के क्वेश्चन किए, फिर उन्होंने एनर्जी का सवाल किया, और फिर उसमें उन्होंने डायनामिक्स भी डाल दिया, और फिर काइनेमेटिक्स भी डाल दिया। ये जो 13 मार्क का क्वेश्चन है इसमें 4 डिफरेंट चैप्टर्स के सवाल आते हैं, समझ रहे हो। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, वर्क एनर्जी पावर और डिफॉर्मेशन, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 4 चैप्टर कवर कर दिया। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, पहले वो मूव कर रहा है, पहले वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, रिमेंबर वी हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम लेवल एक्स,
सो ये वाला डिस्टेंस जो है ये जीरो कंसिडर किया जाएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड जीरो, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ, बट जीरो से लेके टी एक्स से लेके टी वाई तक कैसी लाइन बननी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा, वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसे करके बना सकता हूं मैं, व्हाट एम आई डूइंग ओवर हियर, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कांस्टेंट स्पीड से इसका मोशन दिखा रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड के अंदर मोशन ऐसा होता है टी एक्स से लेकर टी वाई तक, ठीक है। प्लीज इसको ऐसे मत बना देना, इसका मतलब तो होगा एट रेस्ट, एट रेस्ट हो जाएगा, वो नहीं है ये, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है या डीसेलरेट कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है। नाउ रिमेंबर द सिंपल रूल, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको वेलोसिटी बताता है, तो अब वेलोसिटी हो रही है कम और इवेंचुअली वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन मेरा क्या चीज होगा, ग्राफ का ग्रेडियंट कम होगा। तो मैं ग्रेडियंट को कैसे डिक्रीज करूंगा, एक कर्व बनाऊंगा, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कर्व, और टी जेड पे जाके लाइन कोशिश करना बिल्कुल जैसे टी जेड पे पहुंचे तो बिल्कुल फ्लैट हो चुकी हो, ठीक है। अब ये एक थोड़ा सा शार्प सा चेंज आ रहा है, बट ये स्मूथ चेंज आना चाहिए, बट यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व, ओके। Okay. Uniform beam. So we have to show terminal. No, we don't have to show terminal velocity at z. मतलब यहाँ पे पहुंचते ही ग्रेडियंट जीरो हो जाना चाहिए, मतलब इसके आगे अगर चलता है ये ग्राफ तो ये ऐसे आगे होता। और ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब तो ये होता है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी रीच हो जाती है। इस ग्राफ को उस ग्राफ से कंफ्यूज मत करो जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला होता है, यहाँ पे स्पीड जीरो हो गई है, वेलोसिटी जीरो हो गई है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, रुक गई है चीज जाके टी जेड पे, ठीक है। सो डोंट यूज द वर्ड टर्मिनल वेलोसिटी ओवर हियर, यू आर कंफ्यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शेप ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन एयर रेजिस्टेंस वर्सेस दिस शेप। इत्तेफाक से शेप से हमारी है, बात बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए ग्रेडियंट्स वाले रूल याद रखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप ग्राफ्स की शेप के रट्टे लगाएं। सही है, एक दो जगह पे फ्री फॉल वाले केस में कुछ ग्राफ्स के रट्टे लग जाते हैं, वो अच्छा होता है, वो काम आ जाते हैं एमसीक्यूज वगैरह करने में, या कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव होते हैं। बट फिर भी ग्राफ का जो ग्रेडियंट वाला रूल है वो एक एक पॉइंट पे आपको अप्लाई करना आना चाहिए। यूनिफॉर्म बीम, यूनिफॉर्म बीम लिखा हो तो इसका मतलब इसका जो वेट है ये बिल्कुल इसके सेंटर से एक्ट कर रहा होगा, ये वर्ड इसलिए मैंने हाईलाइट किया। इज अटैच्ड टू अ हिंज ऑफ द वॉल एट ए, द बीम हैज द लेंथ 0.5, वेट डब्ल्यू, ब्लॉक ऑफ वेट, ब्लॉक ऑफ वेट 12 न्यूटन, तो एक अलग से 12 न्यूटन रेस्ट ऑन अ बीम एट अ डिस्टेंस 0.15 फ्रॉम बी, तो इसका डिस्टेंस राइट साइड से दिया हुआ है। बीम इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। held horizontal in equilibrium by a string between and B and वॉल पे एक जो है वो स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये वाला स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसने बीम को पकड़ के रखा हुआ है और बीम को ऐसे घूमने से रोक रहा है। तो वरना बीम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती, तो इस पे इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा है। द स्ट्रिंग हैज अ टेंशन ऑफ, तो स्ट्रिंग में 17 न्यूटन की टेंशन है, 50 डिग्री का एंगल है टू द हॉरिजॉन्टल, सब चीजें डायग्राम पे भी लिखी हुई हैं। टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, दो बातें होती हैं, मैं इनको वर्ड्स में भी पूरा लिख सकता हूँ, वर्ड्स में लिख दें या बेशक क्वेश्चनिंग फॉर्म में लिख दें। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए, लेकिन एनी डायरेक्शन, ये वाला छोटा सा टर्म भी इंपॉर्टेंट है लगाना, कि रिजल्टेंट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में जीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। और दूसरा रिजल्टेंट मोमेंट जीरो होगा, यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क लिख दो, मोमेंट लिख दो, रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप किसी भी पॉइंट से ले लें आपके इक्वल आने चाहिए, या फिर जब उनको माइनस करेंगे तो इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। तो रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को पिवट लेके इस डायग्राम पे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास मोमेंट जीरो आना चाहिए। ये हैं आपके पास दो कंडीशंस, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो और सम ऑफ मोमेंट्स इक्वल्स टू जीरो। शो दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज 13, क्या आसान क्वेश्चन है, इसका ये वाला कंपोनेंट आप लगा रहे हो,
कैसे आएगा? 17 साइन 50 से। थर्टीन पॉइंट 02 आ रहा है, तो क्लियरली 13 न्यूटन ही सही है। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, तो ए को पिवट ले लें, कैलकुलेट डब्ल्यू वेट ऑफ द बीम। तो पॉइंट ए को पिवट लेना है भाई, पॉइंट ए को पिवट ले लेते हैं। पॉइंट ए को पिवट लेना है, इसको ऐसे यहाँ पे कलर कर दिया। अब इस पॉइंट को पिवट कंसिडर करना है, सारे मोमेंट यहाँ से लगाना है। ये वाला मोमेंट होगा क्लॉकवाइज, इसकी वजह से मोमेंट होगा क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है विच इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी मोमेंट। इसको रॉड को अगर आप यहां से खींचोगे तो क्या ये रॉड रोटेट होगी? नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू द पिवट। ये देखो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पिवट के अंदर से गुजर रहा है, तो कोई मोमेंट नहीं अप्लाई होगा। अच्छा जी, ना लेट्स टेक मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। हम इस तरह लिख सकते हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्लॉकवाइज मोमेंट कौन से हैं? डब्ल्यू इंटू, अब डब्ल्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं बताया हुआ, बट यहाँ लिखा हुआ था यूनिफॉर्म बीम, और ये बीम थी 0.5 लेंथ की, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25। ओके, ये बातें सारी याद रहनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी पॉइंट पे आके। इसीलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है, और चीज़ों को मैं हाईलाइट और अंडरलाइन करके इसलिए दिखा रहा होता हूँ। जी बेटा, ये बात रिजल्टेंट मोमेंट लिखना अबाउट एनी पॉइंट, वो भी सही है, टॉर्क भी लिख सकते हैं, मोमेंट भी लिख सकते हैं। सो क्या यहाँ पे कह रहा था? डब्ल्यू इंटू 0.25 करना है। ठीक है, ये मुझे कैसे पता लगा डिस्टेंस? ये मैंने आपको बता दिया। जो 12 न्यूटन का ब्लॉक है उसका डिस्टेंस 0.35 है। याद रखो, डिस्टेंस हम कहाँ से ले रहे हैं? पॉइंट ए से ले रहे हैं। ये नहीं कि बस जो डिस्टेंस डायग्राम पे लिखा हुआ है वही आपने सीधा सीधा ले लिया। अब ये जो 17 साइन 50 का जो 13 न्यूटन वाली वर्टिकल कंपोनेंट आया था फोर्स का, जो मैंने पर्पल कलर से बनाया हुआ फोर्स, इसका भी डिस्टेंस ये नहीं है कि बस ये लिखा हुआ तो ये ले लिया। बेटा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का लेना है मुझे, ये पूरा 0.5 का डिस्टेंस है। तो प्लीज आंखें खुली रखना अपनी, जब डिस्टेंसेस लिख रहे हो तो ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है कि मोमेंट की इक्वेशन में जो डायग्राम पर डिस्टेंस लिखा होता है करीब करीब वो आप बस लिख के डाल देते हो। याद रखो कि पिवट से सारे डिस्टेंसेस आने चाहिए। सो ऑल द डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम पॉइंट ए। सो यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज करें और डब्ल्यू निकाल दें। डब्ल्यू क्या आ रहा है? डब्ल्यू आ रहा है 9.2। 9.2 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेट द magnitude of vertical component of force exerted on the beam by the hinge। अब ये फोर्स कहां से लग रही है? पहले तो क्या बोल क्या रहे हैं? वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, पूरी फोर्स नहीं निकालनी, सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट बताना है। एक्सर्टेड ऑन द बीम, बीम पे ही एक और फोर्स लग रही है जो कि डायग्राम में नहीं बनी हुई थी, और वो कभी भी नहीं बनी हुई होती है वो फोर्स, हमेशा उसका बाद में जिक्र किया जाता है। और वो फोर्स कौन लगा रही है? हिंज लगा रही है। तो ये जो हिंज है बेटा ए पे, ये कुछ इस तरह या इस तरह या इस तरह या इस तरह यहाँ पे बीम के ऊपर एक फोर्स लगा रही हो सकता है यूं भी लगा रही हो सकता है यूं भी लगा रही हो, आई डोंट नो एट ऑल। ठीक है, बट वो कह रहे हैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल दें। मतलब मुझे सिर्फ इसका या तो ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वर्टिकल, वो चाहिए। अब ऊपर है या नीचे मुझे ये भी नहीं पता, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन क्या होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज लगी हुई हैं उनका सम इक्वल टू क्या रखना है? 0 रखना है। मैंने क्या कहा था? पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखी थी? इसको भाई सिर्फ याद रटना नहीं, इसको समझना है और अप्लाई भी करना है। रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन, इन आवर केस वी आर गोइंग टू टेक इट एज द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन, इज 0। तो मैं बोलूंगा यार वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेज हैं, सो सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0। ठीक है, अब मैं अपनी जो फोर्स बनाने जा रहा हूं जिसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, लेट्स जस्ट मेक इट इन अ रैंडम डायरेक्शन, लेट्स जस्ट मेक इट अपवर्ड्स, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी कि ये जो फोर्स मैं निकालने जा रहा हूँ ये अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स। मैंने सिर्फ बना दिया, मुझे नहीं पता कि ये अप होगी या डाउन होगी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इट इनटू माय इक्वेशन मैंने इसको अप बना लिया। ये डाउन भी हो सकती है, ओके, इस बात को मत भूलना। तो ये जो फोर्स है ये अप भी हो सकती है डाउन भी हो सकती है, मैंने सिर्फ अज्यूम किया कि अप है, हो सकता है डाउन हो। करना क्या है? ये वाली फोर्स आपको पता चल चुकी है, ये कितनी आई थी? 9.2। तो अब आपने ये करना है
कि अपवर्ड फोर्स और ये वाली अपवर्ड फोर्स प्लस होंगी और ये वाली डाउनवर्ड फोर्स माइनस होंगी. सो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड ऑल शुड बी पुट इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, मेरी जो फोर्स एफ है जिसको मैं निकालना चाहता हूँ, अननोन फोर्स हो गई, प्लस और कौन सी अपवर्ड फोर्स थी, वो जो 13 न्यूटन वाली थी, कौन सी वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये वाली. ठीक है. उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स -9.2 और -12 में यहाँ पे डाल दूंगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे. जी बेटा, क्लास की रिकॉर्डिंग यकीनन मिल जाएगी आपको. मैं एक दिन बाद लिंक डाल देता हूँ, या हो सकता है अभी रात में ही अपलोडिंग पे लगा दूँ और बाद में लिंक भी शेयर कर दूंगा. अच्छा जी, तो डाउनवर्ड फोर्स एक और कौन सी थी बेटा, 12 न्यूटन थी. इसको इक्वल टू 0 कर दें. अब आप एफ को फाइंड आउट करें, क्या आ रहा है एफ. पहले तो ये देखो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो -13 प्लस 9.2 प्लस 12, पॉजिटिव ही आ रहा है आंसर. मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है. ये इस बात की निशानी है कि मैंने जो अज्यूम की थी डायरेक्शन अपवर्ड्स, वो सही डायरेक्शन अज्यूम की थी. अगर मैं फोर्स को डाउनवर्ड अज्यूम करता तो जाहिर सी बात है मैं एफ को एक नेगेटिव साइन के साथ यहाँ डालता और मेरा आंसर -8.2 आता. माइनस साइन आ जाए अगर आंसर में, जब आपको डायरेक्शन श्योर नहीं है और आपका आंसर आ रहा है माइनस साइन के साथ, इसका मतलब ये नहीं आंसर गलत है. आंसर आपका सही आया है, उसका मैग्नीट्यूड सही आया है. माइनस साइन ये बताना चाह रहा है कि आपने जो डायरेक्शन बनाई है ना डायग्राम में, असल में डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है. समझ में आ रही बात. तो बस यहाँ पे तो आपको वैसे भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है. 8.2 आंसर है. चलो जी, द ब्लॉक इज नाउ मूव्ड क्लोजर. ब्लॉक मूव क्लोजर टू ए. assume that beam remains horizontal. State whether this will increase, decrease, or have no effect on the horizontal component of the force exerted by the beam on the hinge. तो भाई कहानी ये है कि ये जो फोर्स लग रही थी ना, मैंने कहा था ये फोर्स या तो यूं लग रही होगी, एक सेकंड, ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे, ये यूं लग रही होगी या यूं लग रही होगी या यूं लग रही होगी या यूं लग रही होगी. अब इतना तो पता लग गया कि फोर्स यूं और यूं नहीं लग रही. क्यों नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही है ऐसे फोर्स, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट तो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है. तो या तो फोर्स यूं एक्ट कर रही है या तो ओवरऑल फोर्स यूं एक्ट कर रही है. मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अभी भी मुझे नहीं पता कि यूं है या यूं है जो हिंज बीम पे फोर्स लगा रही है. ठीक है. अब देख लेते हैं बीम के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं. अभी अभी आइडेंटिफाई करो डायग्राम से देख के. बीम पे कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है, एक ही लग रही है. हैव यू सीन इट. इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि बीम पे लग रही है. ये फोर्स इस तरफ है. इसको बैलेंस आउट करने के लिए तो यहाँ पे कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, वो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ होना चाहिए. विच वन इज करेक्ट. बीम पे जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट. होगा. हाँ, लेफ्ट की तरफ ऑब्वियसली. रिजल्टेंट 0 आना चाहिए. तो इतना मुझे पता लग गया कि भाई ये जो फोर्स है यहाँ पे जो लग रही है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो यूं है. तो इसको हम एफ वाई बोल देते हैं और इसको एफ एक्स बोल देते हैं. अब हमसे सवाल ये हो रहा है कि ये जो एफ एक्स वाली फोर्स है, देखो सवाल के वर्ड को पूरा गौर से पढ़ना है. मैंने इतना कुछ, जैसे सवाल में एक एक टर्म इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आगे इसको भी अंडरलाइन करने वाला था, हाईलाइट करने वाला था, बट फिर पूरा सवाल ये अंडरलाइन हो जाता. बट प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ, सवाल को बहुत ठहराव के साथ आराम आराम से पढ़ना. सो कह रहे हैं कि भाई कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स exerted on the beam by the hinge. तो ये जो फोर्स है, यार मेरे आईपैड की जो बैटरी है ना, यहाँ पे दिखा रहा तो 100% है, लैपटॉप के साथ लगी हुई होती है, लेकिन ये 10% पे आ गई है, ऐसा कोई मामला है. खैर, देखते हैं क्या करते हैं. पहले ये सवाल कंप्लीट कर लें फिर इसको मैं देखता हूँ, पॉज करके एक मिनट. तो भाई कौन सी फोर्स की बात हो रही थी, इस फोर्स की बात हो रही थी, इस कंपोनेंट को. अब वो कह रहे हैं कि ये कंपोनेंट कम होगा या नहीं होगा जब इस ब्लॉक को ऐसे मूव किया जाएगा. अब इस ब्लॉक को उठा के जब आप यहाँ लाएंगे तो सोचें कि क्लॉकवाइज मोमेंट ये लग रहा था ना, क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ेगा या कम होगा. सोचो अब, क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है. कम हो जाएगा. क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो जाएगा. तो एंटी हाँ. क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो भी जवाब में बढ़ेगा या कम होगा. मतलब ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है, टेंशन जो है, टेंशन स्ट्रिंग में एक रिएक्टिंग रिएक्टिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रही होती है. जितना बड़ा वजन रख देंगे आप यहाँ पे, उतनी ज्यादा यहाँ पे टेंशन हो जाएगी. या आप इस ब्लॉक को जितना इधर मूव कर देंगे उसमें इतनी ज्यादा टेंशन हो जाएगी. बट अब आप ब्लॉक को जितना इस तरफ मूव करेंगे
ब्लॉक को जितना इस तरफ मूव करेंगे उसमें टेंशन कम होती जाएगी. सो थिंक अबाउट दिस, ऑल्दो ये एक्सप्लेन नहीं करना सारा, बट हम सोचें. सो ब्लॉक को इस तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब डिसाइड ये हुआ, ये जो 17 न्यूटन वाली फोर्स है दिस विल डिक्रीज. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसकी वैल्यू भी कम ही होनी चाहिए, बिकॉज 17 कॉस 50 है, तो अब लेट सपोज 10 कॉस 50 होगा तो ये वैल्यू कम होगी ना, तो ये भी डिक्रीज होगी. अब ये सारी बातें हैं, इतनी सारी लंबी लॉजिक बना के आंसर लिखना पड़ेगा. सो इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज आपको पूरा यहाँ से एक एक चीज फॉलो करनी है. यहाँ से क्या होगा, इसको यहाँ मूव करेंगे, उससे इसकी वैल्यू कम होगी, उससे इसकी वैल्यू कम होगी. तो जब इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये और ये हर वक्त बराबर रहनी चाहिए. तो अगर वो कम हो रही है तो ये भी कम हो जाएगी. क्या पहुंच गए आंसर पे हम? क्या हम आंसर पे पहुंच गए? तो हमें लिखना सिर्फ एक लफ्ज है, स्टेट. आंसर में सिर्फ ये लिखना है, डिक्रीज. लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होगा. ठीक, समझ में आई बात? तो अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोलते तो ये तकरीबन 3 मार्क का क्वेश्चन होता, और आए मैं इस तरह के क्वेश्चन. आई गेस पिछला जो हमने पेपर किया था उसमें इसी टाइप का एक था सवाल, और वो इसी तरह एक्सप्लेन करना था आई गेस वहां पे. एनीवेज, अब जरा 1 मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मुझे देखने दो मैं करूँ क्या, बिकॉज द लैपटॉप एंड द आईपैड आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड द आईपैड इज नॉट चार्जिंग फ्रॉम इट. स्क्रीन शेयर हो रही है, और अगर मैं केबल हटाऊंगा तो स्क्रीन शेयरिंग मुझे एयरप्ले पे डालनी पड़ेगी, और एयरप्ले पे डालूंगा तो थोड़ी सी जो क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन है वो ख़राब होगी. बाकी सब एज इट इज़ रहेगा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, मुझे 1 मिनट दो, मैं पॉज करके ये सारा काम कर लो. गिव मी अ मिनट. व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरे बच्चे, अगर ब्लॉक को आप टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करोगे तो उससे क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कम होगा, बिकॉज पिवट इज ए. क्लॉकवाइज मोमेंट अगर कम होगा तो वो जो टेंशन वाली फोर्स है उसको क्या होना चाहिए, उसको कम होना चाहिए. टेंशन वाली फोर्स को कम होना चाहिए, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो रहा है तो टेंशन को भी ज़्यादा होने की क्या जरूरत है, वो भी कम हो जाएगी, उसी हिसाब से एडजस्ट कर जाएगी. तो स्प्रिंग थोड़ा, हमारा जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा. इसलिए जब ये 17 की फोर्स कम हो रही है तो 17 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली कम होगा. और क्योंकि ये और ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं तो फिर इसलिए ये वाली फोर्स भी कम हो जाएगी. ठीक है, चलिए आगे. जी सर। ओके, चलो लेट्स मूव. डू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. अब थोड़ा सा लैग आएगा स्क्रीन में, लेकिन आप बर्दाश्त करना, उसका कोई हल नहीं है. पेपर में पूरी स्पीड से ही करूंगा. सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आई गेस. So two blocks slide directly towards each other on a frictionless surface. Okay, they collide and then move as shown in figure 4.2. So after colliding, they are both moving in the same direction, but they are definitely separating. ऐसा नहीं है कि वो चिपक के हैं साथ, ऐसा नहीं है. अब वो कह रहे हैं जी ब्लॉक एक्स का इनिशियल मोमेंटम कितना है, लिख के दिया हुआ है आपको डायग्राम के ऊपर, ये लिख के दिया हुआ है. ब्लॉक वाई का इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये है, ये आपको लिख के दिया हुआ है. इन दोनों को आप माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर द ब्लॉक्स कोलाइड ब्लॉक एक्स मूव्स इन दिस डायरेक्शन विद, अगेन उसका मोमेंटम दिया हुआ है. सो द फैक्ट दैट दे हैव गिवन यू मोमेंटम rather than mass and velocity separately is making the question easier, because आपको अलग से एम वी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको आराम से डायरेक्ट मोमेंटम्स प्लस माइनस करने पड़ेंगे. ठीक है, अब वो कह रहे हैं ब्लॉक एक्स हैज एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.3, कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक. देयर इज अ फॉर्मूला ओवर हेयर, जो कि अगर आपको याद हो तो ये आपके लिए क्वेश्चन 3 मार्क का है ही नहीं. डू यू रिमेम्बर, एक अलग से मैंने क्लास में एक फार्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में रिलेट होते हैं उस फार्मूला से. डू यू रिमेम्बर दैट फार्मूला, एनीवन रिमेम्बर्स दैट फार्मूला? काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखवाया था मैंने. हु रिमेम्बर्स दैट फार्मूला? अलग से एक लेक्चर में बाद में आएगा, जब मैंने वर्क एनर्जी भी पढ़ा दिया था और बाद में एमसीक्यूज करवा रहा था, तो बीच में मैंने एक दिन करवाया था वो फार्मूला. क्या है वो, क्या वो फार्मूला है? 1 मिनट बच्चों, जरा होल्ड करना प्लीज. सर कोई टोल
ओके, कैन यू गाइस स्टिल सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई वो फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम स्क्वायर्ड अपॉन 2 इंटू मास। इस फॉर्मूला को मैंने डिराइव करके दिखाया हुआ है, अब हम इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे। ठीक है, डायरेक्टली बस ये फॉर्मूला लिखें, इसको याद रखें इस फॉर्मूला को। और इससे आपको पता है कि आपको एक चीज़ की मोमेंटम पता है, उसकी एनर्जी पता है, तो आप उसका मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्या है फॉर्मूला हमने लिख लिया। एनर्जी की वैल्यू क्या दी हुई है? ये दी हुई है, तो ये यहाँ आ जाएगा। एक्स का मोमेंटम क्या दिया हुआ है? 0.37 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2m। तो m की वैल्यू जो है पी स्क्वायर, पी इज मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला मैंने अलग से आप लोगों की क्लास में बेटा फास्ट डिराइव करके दिखाया था। 0.37 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको कैलकुलेट करें, रीअरेंज करें, मेरे पास मास आ रहा है 0.23 kg। ठीक है जी, तो x का मास आपको पता लग गया 0.23 kg है। कह रहे हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ ब्लॉक y आफ्टर कोलिजन निकाल दें। अब जी इसका सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ ब्लॉक्स आफ्टर कोलिजन। अब इसके अंदर मसला सिर्फ और सिर्फ साइन का होगा आपको, और कुछ भी नहीं, बाकी सब चीजें सही होती है, बच्चे को सिर्फ साइन सही रखना जरूरी है। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स का मोमेंटम पहले कितना है? अगर हम राइट को पॉजिटिव कंसिडर कर लें, तो आप पहले अपने लिए ये डिसाइड करो कि आपने किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव कंसिडर करना है। सो मैंने पहले से बता दिया, मैं राइट को अज्यूम कर रहा हूँ पॉजिटिव और लेफ्ट को अज्यूम कर रहा हूँ नेगेटिव। तो भाई यहाँ पे लिखा जाएगा 0.37 एज अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन जो 0.65 है y का मोमेंटम, दैट विल गो एज अ नेगेटिव मोमेंटम। देन बात हो जाएगी x की दोबारा से, और अगेन वो एज अ नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि वो बाद में टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। और फिर उसके बाद प्लस y का क्या मोमेंटम है हमें नहीं पता, बट हमें ये अगेन इतना पता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, खुद ही माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नहीं लगाते हैं, इसके साथ साइन नहीं लगाते। ठीक है, खुद ही इसके साथ मैं कोई साइन नहीं लगा रहा, मतलब इसको एक तरह से प्लस रख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आंसर आना चाहिए एंड में। जल्दी से चेक करें क्या आ रहा है। हम्म, मेरे पास आ रहा है -0.15 आंसर। राइट, तो ये y का मोमेंटम हो गया। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो आई डोंट नीड टू इंक्लूड द साइन। ओके, समझ में आ गई बात? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया हमने, ऑल ओके। तो हमें ये पता लग गया कि इसका मोमेंटम कितना होगा, 0.15 kg मीटर्स पर सेकेंड। आगे चलेंगे, अब वो कह रहे हैं ब्लॉक x exerts a force of 7.7 on wire during collision. Calculate the time that both blocks are in contact with each other. हमें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, जो फोर्स लगाता है ब्लॉक एक दूसरे पे, इट इज इक्वल टू देयर चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम दैट दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो अब मेरे बच्चे, अगर हम x के ऊपर या y के ऊपर, दोनों के ऊपर ये एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई y के ऊपर फोर्स लग रही है, तो y की वैल्यूज ले लो, लेकिन हमें पता है कि जो x y पे फोर्स लगाएगा, y भी x पे उतनी ही फोर्स लगाएगा। ये कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। जब दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, दोनों एक दूसरे पे 7.7 की फोर्स लगाएंगे। तो मेरे पास x की वैल्यूज पहले से लिखी हुई है, वैसे तो y की भी लिखी हुई है। मैं कहता हूँ x पे जो फोर्स लग रही है, तो x का जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो मैं निकाल देता हूँ, तो उससे मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई करना यहाँ पे ये है कि x के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है? 7.7। अब x का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मैंने यहाँ पे माइनस करना है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम माइनस करना है, तो फाइनल पहले लिखा जाता है और इनिशियल बाद में लिखा जाता है। ठीक है ना? लेकिन इसके लिए आपको अगेन साइन का ख्याल रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ख्याल रखना है। इनिशियल मोमेंटम x was moving towards the right, so I will take this as a positive value, and this is moving to the left, so I'll take this as a negative value. तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज डालता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा 7.7
इधर मैं लिखूंगा माइनस, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बड़ा फायदेमंद होता है, कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। माइनस साइन, ये वाला जो माइनस साइन है ये तो देखो डिफरेंस निकालने के लिए आ रहा है, चेंज की वजह से फॉर्मूला में है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा, और वो कितना है 0.37, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो टाइम इंटरवल मुझे निकालना था, कितना आता है जल्दी से चेक कर लेता हूँ। टाइम इंटरवल आ रहा है 0.0675। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.068 लिख लेते हैं। ऑलराइट, हो गया। चलो भाई, आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट वेव्स। हमारे पास एक माइक्रोफोन और सीआरओ जो है उससे साउंड वेव को एनालाइज किया जा रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5000 है। इट इज डिस्प्लेड ऑन द सीआरओ स्क्रीन, और वो कह रहे हैं कि टाइम बेस्ड सेटिंग आप डिटरमिन करें इन सेकंड्स पर सेंटीमीटर। तो भाई, अब आपको ये वाली जो सेटिंग है ना, एक्स एक्सिस का जो स्केल है कि 1 सेंटीमीटर कितने सेकंड के बराबर है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। टाइम बेस यही होती है ना, कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितने टाइम के बराबर आएगा, वो हमें निकालना है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप ट्रेस को देखेंगे और आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। यूजुअली जो क्वेश्चन आता है, जो सीधा क्वेश्चन है और जो आपको क्लास में भी एग्जाम्पल करवाई गई होगी, वो यूजुअली यही होगी कि टाइम बेस आपको दी हुई है और आप ट्रेस देख के फ्रीक्वेंसी निकाल दो। यहाँ पे उल्टा काम है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आप टाइम बेस सेटिंग निकालोगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी से पीरियड निकाल लूंगा। ठीक है, तो 1/5000, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। कितनी, 2 टाइम्स 10, सॉरी ये आ गया पीरियड, 2 टाइम्स 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। अब पीरियड जो है वो वेव का कहाँ से कहाँ तक होगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होगा पीरियड, अगर यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये जो टाइम है, this time of 4 boxes is equals to 2 times 10⁻⁻⁴ seconds. So now can you tell me कि अगर 4 boxes जो है वो इतने टाइम के बराबर है, तो 1 box यानी 1 सेंटीमीटर कितने ब्लॉक्स के बराबर होगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 टाइम्स 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो मुझे निकालना है, तो 4 सेंटीमीटर 2 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो आता है 5 टाइम्स 10⁻⁻⁵, और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहा हूँ मैं अपने आंसर को। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे पास टाइम बेस्ड सेटिंग। मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 5 टाइम्स 10⁻⁻⁵ के बराबर है, या ये कह सकते हो कि 0.5 टाइम्स 10⁻⁻⁴ के बराबर है। फिर ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, और ये 2 के बराबर हो गया। ओके, तो फ्रीक्वेंसी वाला ही क्वेश्चन हम बिल्कुल रिवर्स में कर रहे हैं और टाइम पे सेटिंग निकाल रहे हैं। ओके, नाउ रीड पार्ट बी वेरी केयरफुली, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। Intensity of sound detected by the microphone is now increased from its initial value of I to 3i। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है, और वो कह रहे हैं कि assume that the amplitude of the trace is proportional to the amplitude of the sound wave, so new trace बना है। मतलब हमारे यहाँ न्यू एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा। इज दैट करेक्ट, ऐसा ही होता है ना, जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना बढ़ेगा। अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर ही आ रहा है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो अगर 3i हो गई इंटेंसिटी, तो मेरा न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा। अब डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ सेइंग कि न्यू एम्पलीट्यूड जो है वो भी 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। दिस ऑब्वियसली इज नॉट द आंसर। ए और आई प्रोपोर्शनल नहीं है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल नहीं है।
हमजा इसमें उल्टा काम होगा बेटा, इसमें हमें रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि ए निकालना है और आई दिया हुआ है। सो रिमेंबर, अब इस बात को समझो जरा। आपने ये पढ़ा हुआ है कि आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड, तो कैन आई ऑल्सो से कि ए इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई। डज इट मेक सेंस? इस तरह कर सकते हैं बात। खैर, इसको ऐसे ना भी करो बात, तो आप इसी को यूज करके लिख लो। और आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है, I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 होल स्क्वायर। तो I1 जो है वो I है और I2 जो है वो 3I है, और A1 जो है अगर मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर है, तो A2 जो है वो कितने सेंटीमीटर होगा? इसको रीअरेंज करना है। यहाँ से स्क्वायर रूट यहाँ से स्क्वायर हटाने, तो इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा, इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है ना? तो ये इक्वेशन रीअरेंज होके क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड पे 1/3 आ जाएगा और 1/3 का अंडर रूट आ जाएगा, बल्कि हाँ 1/3 का अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पे 1/A2 आ रहा है। इसको फिर रीअरेंज करके A2 की वैल्यू कर लो कि क्या आ रही है, तो √3 उधर चला जाएगा, A2 उधर चला जाएगा। असेंशली बस मुझे अंडर रूट का कैलकुलेटर में रूट का 3 डालना है रीअरेंज करके, और वो आता है जी 1.7। 1.7 सेंटीमीटर मेरा नया एम्पलीट्यूड आ रहा है। तो 1.7 सेंटीमीटर कहाँ पे है? इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर, देन दिस इज 1.2, 1.4, 1.6, और यहाँ पे 1.7 है इस जगह पे, ठीक है? इधर पीक बनेगी, इधर पीक बनेगी, और इधर पीक बनेगी। बाकी सब सेम रहेगा, फेज भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सो ये ऐसे बन जाएगा। और ये ऐसा बन जाएगा। ये आपका हो गया नया एम्पलीट्यूड, ठीक है बेटा? ये है आपका पार्ट ए का पार्ट 2। नाउ पार्ट बी इज अबाउट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई गेस। सो इंटरफेरेंस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम ए कहते हैं, राइट? और ये है आपकी लेमडा की वैल्यू, लाइट फ्रॉम लेजर 630 नैनोमीटर्स। ए स्लिट सेपरेशन है, डी आपको बताया हुआ तो नहीं है, और एक पॉइंट पी मार्क किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जो कि दोनों स्लिट्स के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यहाँ पे एक मैक्सिमा बनता है और ब्राइटेस्ट पॉइंट बनता है, यहाँ पे फेज पाथ डिफरेंस 0 होता है। Wavelength of light 630 nanometer, light is incident normally, slit separation is this, the perpendicular distance is d, coherent waves from the interference form a pattern of dark and bright fringes on the screen. The distance between centers of two adjacent bright fringes is this, and what do you call this number? इसको x कहते हैं। bright fringes के बीच में जो distance होता है उसे x कहते हैं। Central bright fringe is formed at P. Explain why a bright fringe is formed at P. आप बताओगे कि यहाँ से जो लाइट आ रही है P पे और यहाँ से जो लाइट आ रही है, दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगी, तो इनका पाथ डिफरेंस 0 होगा और इनका फेज डिफरेंस भी 0 होगा। ये दोनों जो यहाँ से सोर्स से लाइट यहाँ मीट करेगी वो इन फेज होगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, इसलिए ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो आप बताओगे लाइट फ्रॉम बोथ slits travel equal distance to P, so their path difference is 0, so they meet। पूरी बात लिख दूंगा मैं, कुछ भी चांस पे नहीं छोड़ूंगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन कोई भी कीवर्ड हो सकता है। so they meet in phase and interfere how? Constructively। कोई भी बात में चांस पे नहीं छोड़ रहा, मैं ऐसे आंसर कर रहा हूँ जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस d, यू नो द फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a होता है। यस यू कैन राइट आउट ऑफ द लाइन, कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज समझ में आ रहा है एग्जामिनर को। आप यहाँ भी लिख सकते हो अपना आंसर कंटिन्यू करके, और अगर ये गलत लिख दो और आपको काट के यहाँ लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज यू मेंशन द क्वेश्चन नंबर एंड इट्स पार्ट प्रॉपरली। तो x आपको दिया हुआ है जी मीटर्स में ही, 4.0 टाइम्स 10⁻⁻3, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं रिक्वायर्ड। लैम्डा आपको 630 नैनोमीटर दिया हुआ था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया।
डी आपको फाइंड आउट करना है, और ए की वैल्यू आपको बताई हुई है, वो भी मीटर में 33.6 टाइम्स 10⁻⁴, एंड देन यू जस्ट रीअरेंज एंड सॉल्व। तो आपका आंसर क्या आ रहा है जी? 2.3 आ रहा है, डी। ठीक है, ये तुम लोगों ने क्या किसी के साथ लिंक शेयर किया हुआ है? कहाँ से ट्रोल्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं? ये तो मजे की बात नहीं है। सारा फ्लो खराब हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे हैं अभी बच्चे। अभी किसी लिंक पता नहीं किसने शेयर कर दिया है, जो भी है वट। तो ख्याल रखो प्लीज, अपने दोस्तों वगैरह के साथ लिंक आप शेयर मत करो। आपके लिए पास पेपर सेशन हो रहा है, आपने इसके लिए पे किया, तो दिस इज फॉर यू। अब आपका ही टाइम वेस्ट होगा अगर मैं यहाँ पे ट्रोल्स को निकालने में अपना टाइम वेस्ट करता रहूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीक से शायद मैं लिंक जो है वो बदल दूँ। एनीवेज, सो वेवलेंथ जो है लाइट की, उसको चेंज किया जा रहा है। लैम्डा इज वेरीड, दिस कॉजेज अ वेरिएशन इन एक्स। तो एक्स भी चेंज होगा, फ्रिंज की सेपरेशन भी चेंज होगी। डिस्टेंस डी जो है उसको भी चेंज नहीं किया जा रहा, और ए को भी जो है वो स्लिट सेपरेशन को भी चेंज नहीं किया जा रहा। तो वो कह रहे हैं कि ग्राफ बनाए एक्स का वर्सेस लैम्डा का, और वो 400 से 700 नैनोमीटर की आपको उन्होंने रेंज दिया, तो उसका ग्राफ बनाए। तो भाई सिंपल सी बात है यार, अब एक्स और लेमडा का आप रिलेशनशिप देख लो ना यार। फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा डी अपॉन ए। अगर डी और ए कांस्टेंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स लेमडा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0। लेकिन ये वाला ग्राफ मुझे 0,0 से पास नहीं करना। वजह, ग्राफ को गौर से देखो और मुझे बताओ कि 0,0 से क्यों नहीं पास करूंगा? ऐसा क्यों बनाऊंगा? Why is it not passing through 0,0? 0,0 से तो तब पास करेगा ना अगर यहाँ पे 0,0 हो। यहाँ पे तो 400 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। अगर यहाँ पे लिखा होता 0 और 400 यहाँ कहीं लिखा हुआ होता, तो मैं फिर यहाँ से बना लेता ग्राफ। समझ में आ रही बात? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि उन्होंने फॉल्स रीजन लिया हुआ, तो आपका वाई इंटरसेप्ट तो नहीं यहाँ पे आएगी ना। ये बात ध्यान में रखनी है। तो 0,0 अगर होता है यहाँ पे, तो फिर ग्राफ इधर से स्टार्ट करते हैं आप, बट द ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्टार्टिंग फ्रॉम 400। सो आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। चलो जी, define the potential difference across a component. So what is potential difference? Energy transferred or work done? कोई भी एक बात लिख सकते हो, work done और energy transferred। और जब आप एनर्जी ट्रांसफर्ड लिखो तो साथ में ये भी बताओ कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में होती है। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल से दूसरी फॉर्म्स में होती है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी से हीट की फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कोई भी चीज। सो वर्क डन एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। एनर्जी लॉस्ट नहीं लिखना बेटा, नहीं नहीं, डोंट राइट द वर्ड एनर्जी लॉस्ट, जा सकते ट्रांसफर्ड लिखना। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर्ड या वर्क डन लिखना, डोंट राइट एनर्जी ट्रांसफर्ड और डोंट राइट एनर्जी लॉस्ट। ओके, दिस इज एन आईवी ग्राफ फॉर अ डायोड, एंड डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक हैं? ग्राफ आपने देख जी बेटा। सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये हो सकता है? जी बिल्कुल सही है। तो डायोड का ग्राफ इन्होंने नेगेटिव में नहीं बनाया हुआ, लेकिन नेगेटिव में भी करंट नहीं फ्लो करता, और पॉजिटिव में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक तो करंट बिल्कुल नहीं फ्लो करता, उसके बाद जो है वो करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि यहाँ पे इतनी रेंज में 0 से लेके 0.25 वोल्ट तक रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है? आप बताओगे रेजिस्टेंस बहुत हाई है, या आप ये भी कह सकते हो कि इन्फिनिटली हाई है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब द वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस फ्रॉम 0.75 टू 1.0। अब देखो, आई नो मैंने आप लोगों को बोला हुआ कि ग्रेडियंट को देखते हैं। अब 0.75 से अगर आप 1 तक देखो तो ग्रेडियंट में एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा, बट रियली यू जस्ट हैव टू लुक एट द कोऑर्डिनेट्स, यू हैव टू लुक एट द कोऑर्डिनेट्स। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज एक डमी वैल्यूज, ऐसी रैंडम वैल्यूज लिख लेता हूँ करंट की, 1, 2,
3। ये मैं करंट की वैल्यूज लिख लेता हूँ। अगर मैं 0.75 पे कोऑर्डिनेट रखूँ तो पहले आप चेक करो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस आएगा कितना आ रहा है, एक मिनट, पॉइंट तो ये है, सॉरी। तो ये 0.75 पे ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई 0.75। मैंने करंट की ऐसी रैंडम वैल्यूज लिखी है, स्केल को मैं देखना चाह रहा हूँ। ये करंट, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, ये कितनी आएगी, 2 ओम्स, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो यहाँ पे भी क्या करोगे, 3/1 करोगे। 3/1 करने से क्या आ रहा है आंसर, 3 ओम्स आ रहा है। तो क्या मैं वेरिएशन इन रेजिस्टेंस में बोल सकता हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे पीडी बढ़ रहा है। सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज पीडी इंक्रीजेस, ठीक है। सो की प्लीज चेक दिस on a graph like this which is not doesn't have a very easy shape. Please check with v I upon sorry उल्टा उल्टा हो गया भाई, v अपॉन आई करना होता है। इन्होंने आई वी का ग्राफ बनाया हुआ है, v अपॉन आई करना होता है। सो सॉरी, उल्टा कर दिया। करना तो यही काम है लेकिन आई अपॉन वी नहीं करना, v अपॉन आई करना है। सो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 0.75 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है यहाँ पे, 1.5 का करंट आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब पॉसिबली आंसर उल्टा आएगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वोल्टेज है 1 एक्स एक्सेस से, और वाई एक्सेस पे करंट की वैल्यू क्या है 3। तो कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, 0.33। सो रेजिस्टेंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। एज पी डी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज पी डी इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। अच्छा, लाइन स्ट्रेट है, लाइन स्ट्रेट ही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन इन्होंने कहा ना कि कोऑर्डिनेट डाल के चेक करो, चेक करो, क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये नहीं है कि ग्रेडियंट वगैरह, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है सिंपली वी अपॉन आई। सो वी अपॉन आई से चेक करो सिंपल। ओके, नाउ यू हैव अ सर्किट विद 12 वोल्ट बैटरी, मेन करंट बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये एक वायर है, ये जो वायर लगी हुई है ना बोल्ट में जो बनी हुई है ऊपर एक्स से लेके वाई तक, दिस इज अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, मतलब इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता एक एंड से दूसरे एंड तक बढ़ रहा है, ठीक है। और नीचे जो है वो आपके पास दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, एक 5 ओम का और एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और नीचे वाली ब्रांच में 1.5 करंट जा रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो कह रहे हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी। सो सिंपल, कौन सा लॉ लगाएंगे, पॉइंट एक्स के ऊपर फर्स्ट लॉ लगा दो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट, करंट आउट। तो पॉइंट एक्स पे जो करंट इन है वो 2.7 है, और जो करंट आउट है वो है आई प्लस 1.5, ऐसा ही है। तो आई कितना आ गया, 2.7 माइनस 1.5, 1.2, 1.2 एम्पियर्स का करंट आ रहा है, ठीक। अच्छा, ये तो आसान क्वेश्चन था। उसके बाद कह रहे हैं डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर। अब मैं तुम लोगों को कहता हूँ हमेशा, ऑलवेज आई प्रेफर कि आप जो है वो किरचॉफ्स लॉ लगाएं, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए यहाँ पे लूप बनाते हैं, और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं। ये लूप जो है इस पर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करो, और इसका रेजिस्टेंस आर जो है वो अननोन आपने वो निकालना है। अब इस लूप के ऊपर आपको पता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे लगाते हैं, सम ऑफ ईएमएफ्स इन दैट लूप इज इक्वल टू सम ऑफ पीडीज इन द सेम लूप, ठीक है। तो सम ऑफ ईएमएफ्स यहाँ पे क्या है 12, सम ऑफ पीडीज क्या है, एक पीडी इस रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, जो रेजिस्टर या जो लोड आता रहता है उसके अक्रॉस पीडी होता है। तो ये वाला जो पीडी है, दिस इज सिंपली करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये वाला पीडी हो गया, प्लस दूसरा वाला पीडी यहाँ से क्या करंट पास करेगा, इधर से भी वही करंट ही पास करेगा 1.5, ऑब्वियसली सीरीज में है। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे 1.5 बट दिस टाइम इनटू आर। किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन बनाई और इसको रीअरेंज किया तो आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू क्या आ रही है जी, इसको रीअरेंज करें, सॉल्व करें, और आर की वैल्यू आ गई 3.0 ohms। वॉन्ट आर बी स्मॉल, क्यों, स्मॉल आर तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर का लेटर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, बट इट डजंट मैटर व्हाट सिंबल यू यूज एज लॉन्ग एज योर वैल्यू इज करेक्ट, ठीक है। वैसे स्मॉल आर यूजुअली हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको लेबल करते हैं। चलो, अब वो कह रहे हैं ये सर क्वेश्चन, ये पार्ट ए सर दोबारा बता देंगे? पार्ट ए, पार्ट वन। पार्ट वन पहले खुद ही देखो यार, ये तो बड़ी अजीब बात है, तुमने मुझसे सवाल किया किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में जो कि सबसे आसान है।
इस पॉइंट पे मैंने बेटा फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, ये जंक्शन है, इसमें जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.7, 2.7। और उसमें से निकल कितना रहा है करंट, यहाँ से और यहाँ से जो जा रहा है करंट, ये वाला अननोन है, और यहाँ से 1.5 जा रहा है, तो करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट, ये इन है और ये आउट है, सम ऑफ करंट्स सर आपने उस आई को आउट क्यों लिया है, इसको, जो जिसका आंसर 1.2 आया है? इसको क्यों लिया, कभी करंट यहाँ से यूं ही फ्लो करेगा यार, बैटरी ऐसे लगी हुई है और कहाँ जाना है करंट ने, पॉजिटिव से नेगेटिव, सिंपल ऐसे करंट फ्लो करेगा, इसलिए आउट लिया। तुम अगर जी सर। लेफ्ट ले लेते तो तुम्हारा आंसर -1.2 आ जाता, तो उससे तुम्हारा खुद ही आंसर, तुम्हारी इक्वेशन ही तुम्हारा आंसर तुम्हें करेक्ट करके दे देगी। इवन अगर तुम उल्टा लगा दो आई, लेट सपोज तुम चलो ले लेते हो, फॉर सम रीजन तुम बोलते हो मैंने उल्टा लेना है, तुम्हारा आंसर आता ही -1.2, विच वुड हैव मेंट कि जो आपने एरो बनाया वो गलत बनाया है, आप अपना एरो पर बाद में ठीक कर लेते हैं अगर माइनस साइन आता है तो, बताया हुआ ना ये। ओके, जी सर। चलो आगे चलें। ये क्वेश्चन मजेदार है, इसको जरा गौर से समझना। तो वो कह रहे हैं कि वायर एक्स वाई की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, पूरी लेंथ उसकी क्या है, एक्स से लेके वाई तक 2 मीटर है, 2 मीटर। और वो कह रहे हैं कि पॉइंट जेड जो है ना वो 1.6 फ्रॉम एक्स है। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वायर का, इतना जो पार्ट है वो इट्स 1.6 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड रेजिस्टर है वो एक वेरिएबल रेजिस्टर से कनेक्टेड है पॉइंट डब्ल्यू पे। सो दे आर जस्ट मेंशनिंग कि अच्छा हाँ ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, वी नो अबाउट दैट, उसका मसला नहीं है। कह रहे हैं पॉइंट डब्ल्यू और पॉइंट जेड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। अब अभी तक जो हमने, मेरी क्लास वाले बच्चों ने मेरे साथ जो टॉपिकल प्रैक्टिस की, हमने अभी तक उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अगर आप यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें तो वोल्टमीटर क्या रीडिंग देगा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी कि इस तरह का सवाल कैसे करते हैं। कोई वर्किंग बहुत स्पेशल नहीं होगी, लेकिन जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो मैं आपको बताता हूँ। आप Z पे निकालोगे पोटेंशियल, क्या कहोगे, पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है, और W पे भी क्या निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे, फिर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। सिंपली पुट, पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे +12 का है, ठीक है, यहाँ पे भी पोटेंशियल +12 का है, अभी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ ना, एक्स पे भी पोटेंशियल क्या है +12। अब यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना है +12, अभी तक कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया। यहाँ पे आके इधर क्या होगा पोटेंशियल W पे, राइट, और फिर W के बाद R से गुजरने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा पोटेंशियल, Y पे भी 0 होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि अगेन यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होता है, राइट, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट्स का, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 ही है। बट द पॉइंट अगेन इज कि Z पे कितना पोटेंशियल होगा। सो हियर इज द क्वेश्चन मार्क एट Z, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि Z पे क्या पोटेंशियल है, राइट, और W पे क्या पोटेंशियल है, और फिर उसके बाद हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट्स को माइनस करके इनका पोटेंशियल डिफरेंस। बट व्हेन आई से कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ऑल आई एम आस्किंग इज कि यहाँ से यहाँ तक वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब वायर के इतने पार्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। सो ऑल वी नीड टू फाइंड आउट इज, अब जरा ये लूप शूप मिटा देते हैं अपना, सर क्वेश्चन साफ हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का पीडी निकालो और यहाँ से यहाँ तक का पीडी निकालो, मतलब अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर। तो पीडी कैसे निकालते हैं, V = IR से निकालते हैं, अग्रीड ऑन दैट मच, इतना तो पता है सबको। तो पहले जो 5 ओम का रेजिस्टर है उसके अक्रॉस पीडी निकालते हैं, पीडी अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, V = IR से निकालते हैं, करंट कितना जा रहा है 1.5, उसका रेजिस्टेंस कितना है 5, सो हाउ मच इज दैट, ये आ रहा है जी 6 वोल्ट्स, इज दैट करेक्ट, दोबारा से चेक कर लूँ, 1.5 इंटू 5, 1.5 इंटू 5 6 तो नहीं होता, क्या गलती कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में गलत डाला है, 1.5 इंटू 5 होता है 7.5, 7.5 वोल्ट्स आ रहा है। सो दैट बेसिकली मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो 7.5 वोल्ट्स का हुआ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 12 में से अगर 7.5 की एनर्जी निकल गई, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बचा 4.5 का। तो मैं यहाँ कहूंगा इधर पोटेंशियल कितना है W पे
4.5 का पोटेंशियल है। मैं सिर्फ पोटेंशियल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड नहीं यूज कर रहा। सेम थिंग वी नीड टू डू फॉर द वायर फ्रॉम x टू z। ओनली प्रॉब्लम है कि वायर का मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, बट मुझे ये इसके लेंथ की रेशियोज पता है। मुझे पता है पूरे 2 मीटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का है। तो सिर्फ 1.6 मीटर्स के अक्रॉस कितना होगा, इसको मैं रेशियो मेथड से कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। सो आई कैन डू दिस विद द रेशियो मेथड। सो आई कैन से, अब इस बात को समझना, पी डी अक्रॉस कौन सा पॉइंट था, x टू z, x से z तक जो पी डी है वो क्या होगा। सो आई विल नॉट डू v इज इक्वल्स टू आई आर। आई नो कि 12 वोल्ट का पी डी ड्रॉप होता है कितने के अक्रॉस, 12 वोल्ट का पी डी ड्रॉप होता है 2 मीटर्स के अक्रॉस। तो 1.6 मीटर्स के अक्रॉस कितना पी डी ड्रॉप होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इट वुड बी सिंपली 12 इंटू 1.6 अपॉन 2, and that would give you how much, that would give you 9.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो 9.6 का हुआ, और 9.6 का पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से 12 में से 9.6 निकाल दो तो Z पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2.4। तो दिस विल बी 2.4। Now what is the potential difference between W and Z? You just subtract these two numbers and you can get your answer। इस सवाल को करने का तो हम इसको 2.4 और 4.5 को माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरी वर्किंग लिखता हूँ। पोटेंशियल at W, what was it? 4.5 volts was it? और पोटेंशियल at Z कितना था, 2.4 volts। तो WZ का PD कितना हो जाएगा, 4.5 minus 2.4, how much is that, 2.1 volts। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका ये था कि आप इसके अक्रॉस पीडी निकाल लेते और वायर के इस पार्ट के अक्रॉस पीडी निकाल लेते। उससे आप जीरो में प्लस करते कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, और यहाँ से जीरो में प्लस करते आपको पता लग जाता यहाँ कितना पोटेंशियल आता, वो 2.4 और 4.5 ही आता, वुडंट बी डिफरेंट, एंड देन यू वुड हैव एंडेड अप विद द सेम आंसर। ठीक है जी। तो अगर ये ना समझ में आया हो, वैसे तो मैंने बहुत सुकून से एक्सप्लेन किया है, लेकिन ना समझ में आया तो प्लीज़ को रिकॉर्डिंग में दोबारा आराम से देख लेना। ठीक है, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप लिख लिख के पूरा किया। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे वेरिएशन आता है, अफेक्ट आता है कि कोई चीज़ बढ़ेगी या कम होगी, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जा रहा है कंसिडरिंग द करंट्स इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। स्टेट एंड एक्सप्लेन, सो स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है कि आपकी जो पावर है बैटरी की वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या सेम होगी, टोटल पावर जो बैटरी की है। तो बैटरी की जो पावर होती है, पहले उसको समझो कि वो होती क्या है। बैटरी की पावर क्या होती है, बैटरी का ईएमएफ, ई लिख लेता हूँ, और करंट वी आई होता है, लेकिन मैं बैटरी का ईएमएफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, सही है। सो ईएमएफ तो रहेगा कांस्टेंट। ये इसके साथ क्या होगा, थिंक अबाउट दिस, इसके साथ क्या होगा। सो दैट डिपेंड्स कि दोनों ब्रांचेस में जो करंट है उसको क्या होगा। अब उन्होंने कहा है कि वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या किया जा रहा है, इंक्रीज। तो अगर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जा रहा है, अब जरा जवाब खुद देना, इसका रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो ये जो करंट है ये बढ़ेगा या कम हो जाएगा, सिंपल सी बात, आसान सा कम हो क्वेश्चन। जाएगा। ये वाला करंट कम हो जाएगा। इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज किया क्या, नहीं चेंज किया, एज इट इज रहा। और जाहिर सी बात है इस वायर के अक्रॉस पीडी भी सेम है, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ना इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हुआ है और ना ही वोल्टेज चेंज हुआ है, तो ये वाला करंट सेम रहेगा। ये वाला करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ओवरऑल जो ये वाला करंट है, व्हाट हैपेंस विद दिस 2.7, वुड इट इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। अब मैं ये पता लग गया, तो हमने करंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट बताना था, तो हम बताएंगे करंट in lower branch या whatever way you want to mention it,
decreases, करंट इन वायर एक्स वाई, जो रेजिस्टेंस वायर थी वो सेम रहेगा, टोटल करंट जो कि ऊपर आई है आपका वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो पावर बैटरी की क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सारे क्वेश्चंस ये पावर वाले और जितने भी चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह आपने करने होते हैं। एक सर्किट के एक एक पार्ट को आप एनालाइज करते हो, यू चेंज होगा तो इससे क्या होगा, ये चेंज होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इवेंचुअली अ फॉर्मूला एंड्स अप गिविंग यू द आंसर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे मेजोरिटी बच्चे लूज करते हैं मार्क्स। जिन बच्चों का बी आएगा और ए नहीं आएगा ना, उनके यहाँ पे मार्क्स लूज हुए होंगे सबसे ज्यादा, मोस्ट प्रॉब्ली, अगर उनकी तैयारी सारे चैप्टर्स की बराबर है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन करें। एक्स एंड वाई आर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक्स और वाई आपस में आइसोटोप है। एक्स जो है वो अनस्टेबल है और बीटा प्लस पार्टिकल एमिट करता है और जेड बनाता है। कह रहे हैं कंपेयर द protons in each nucleus, state and explain whether the charge in X is less, same or greater than Y and Z। तो भाई X का और Y का चार्ज कंपेयर करते हैं पहले। अब देखो X और Y क्या है, आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैं अगर X और Y, तो इनके प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम। X and Y have same number of protons। क्या जवाब होगा, चार्ज कंपेयर करना था तो सेम चार्ज होगा। लेकिन बेटा 1 मार्क का है, फिर भी आपने, आपके कमांड वर्ड स्टेट एंड एक्सप्लेन ही है, तो आपने स्टेट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। ये नहीं होगा आप सिर्फ स्टेट करके सेम चार्ज लिख के भाग जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर इन दोनों चीजों लिखने के बाद आपको 1 मार्क पूरा मिलेगा। अब जेड से कंपेयर करते हैं, एक्स और जेड को कंपेयर करना है, एक्स को ही कंपेयर करना था दोनों से। अब एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं बीटा प्लस डिके की। बेटा जब एक्स डिके करता है बाय बीटा प्लस एमिशन और बनता है जेड, और बनता है जेड, तो मुझे जरा याद कराओ साथ में और क्या रिलीज होता है, शायद आपको याद हो, साथ में एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है। लेकिन आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए न्यूट्रल। कि ये जो नंबर है, इसका जो नंबर है, नीचे वाला नंबर होता है जेड और ऊपर वाला नंबर होता है ए, द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूक्लियन नंबर। यू नो दैट द न्यूक्लियन नंबर रिमेन्स द सेम एंड इन बीटा प्लस डिके द प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 1, विच बेसिकली मीन्स, और हमें ये याद होना चाहिए कि बीटा प्लस डिके में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा होता है, उसके कॉर्क कॉम्पोजिशन चेंज हो रही थी, एक अप कॉर्क डाउन कॉर्क में चेंज होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है और इसलिए एक पॉजिट्रॉन जो है वो एमिट होता है। बट इन दी एंड द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि भाई एक प्रोटॉन जेड में कम होगा, ये बात लाजमी याद रखनी है। सो जेड हैज 1 लेस प्रोटॉन देन एक्स, so its charge is less than x। सिंपल सिंपल सी बात है, z का चार्ज जो है वो x से कम होगा, x का चार्ज y से, z से ज्यादा होगा। हेड्रॉन्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, ग्रुप p को बोल रहे हैं बेरियन है, तो ग्रुप q का नाम क्या हुआ, मीजॉन। ये तो याद करने की बात है, कह रहे जनरल टर्म्स में बता। हाँ क्या हुआ बेटा, mesons, जी जी। अच्छा जनरल टर्म में बताएं कि कॉर्क स्ट्रक्चर क्या होता है ग्रुप क्यू का, मीजॉन्स का। याद होना चाहिए आपको कि हेड्रॉन्स जो होते हैं, ये पूरी बात रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। हेड्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। हेड्रॉन्स की होती हैं 2 फैमिलीज, बेरियंस और मीजॉन्स। बेरियंस जो होते हैं वो बने हुए होते हैं या तो 3 क्वार्क से, या फिर तीनों उसमें एंटी क्वार्क्स होते हैं। जो मीजॉन्स होते हैं उसमें एक क्वार्क और साथ में एक एंटी क्वार्क होता है। तो ये लिखना है आपने यहाँ पे अपना आंसर कि उसमें 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क होता है। ये आपका जवाब है, बस खत्म हो गई बात। दैट्स इट, दैट्स द आंसर एंड दैट्स द पेपर। ठीक है जी, फेब मार्च 2023 कर लिया हमने। चलें जी, अगली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।
हाफिज़।